राइट एवरीवन। तो आप अब कैमरा में हैं, रिकॉर्डेड मोड पर, तो इसीलिए स्माइल कर सकते हैं और हम क्लास शुरू कर रहे हैं विद द सेम चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, सेल। ऐसे लग रहा है जैसे कितना इंटरेस्टिंग होगा, है ना? ना मैं कोई इतने बात नहीं, पर इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट बहुत है और हाई रेटेड कंटेंट है। कोई मैम बात नहीं, टफ लग भी इससे रहा है, बहुत ज्यादा कुछ लग रहा है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैम इससे ज्यादा अच्छे तो मेरे से हुआ, अब पता चल रहा है। एनसीईआरटी को देखकर पता कर लिया था। Your screen is फ्रोजन paused. की थी मतलब उसके अंदर से ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है चीजें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करता है सेल, है ना? तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरीके से एनर्जी के कंजम्पशन या बिना उसके आप किस तरीके से चीजों को सेल के अंदर और बाहर ट्रांसफर करते हैं, वो टॉपिक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर कर चुके हैं। नाउ वी नीड टू डिस्कस सेल वॉल विच इज ओनली प्रेजेंट इन दी, कंप्लीट माय स्टेटमेंट, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट दी Plant सेल cells. प्लांट सेल। प्लांट सेल अच्छा, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैम बिकॉज हम ह्यूमंस या हम एनिमल्स मोबाइल होते हैं ना, मोबिलिटी है हमारे पास। मोबाइल डजंट मीन्स ये वाला मोबाइल, मोबाइल है मीन्स मोबिलिटी है हमारे पास, हम मूव कर सकते हैं। तो जब हम मूव कर सकते हैं तो हम अपने आप को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो जब हम अपने आप को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो हमें एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी हमारे सेल्स के लिए। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो एक जगह फिक्स्ड हैं। अगर वहां वेदरिंग है, हो रहा है, मतलब विंडी है, स्टॉर्मी है, रेनी है, किसी भी कंडीशन में प्लांट्स के नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस। एंड दे कांट इसीलिए सेव देम। उन्हें उन्हें प्रोटेक्टिव कवरिंग की जरूरत थी। और जब आपको याद हो, हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था कि दैट इज इलास्टिक इन नेचर। वो इलास्टिक होती है, वो थिन होती है, तो उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव थिक कवरिंग की जरूरत थी, वो बनी हमारी सेल वॉल। तो चलो सेल वॉल रिजिड होती है और ये नॉन लिविंग पार्ट है बेटा, ये नॉन लिविंग होती है और ये फ्रीली परमिएबल होती है। क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ये डिसाइड ही नहीं करती कौन सी चीज को अंदर लाना है, कौन सी चीज को बाहर लेके जाना है, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का, ठीक है? और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, that lies outside the plasma membrane in plant cell। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं आपको, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये रहा सेल वॉल। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? एक्चुअली इट्स Yes. लुकिंग लाइक अ फोटो फ्रेम। हाँ, प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई ना ये, है ना? चले अभी आगे। Cell की bubble wrap. एब्सोल्युटली राइट। So now cell wall is secreted by the cells only and protects the cell and its contents. Determines the shape of a cell and prevents desiccation of cells. तो ये सब क्या है यहाँ पर समझते हैं। ये सेल वॉल सेल ही एक्सक्रीट करके बनाता है, ठीक है, ताकि वो सेल को प्रोटेक्ट कर सके। यही सेल की शेप डिफाइन कर रहा होता है, क्योंकि एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो दिस कैन गिव शेप टू द सेल। प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ सेल्स मींस कि सेल रप्चर हो जाए, फट जाए, टूट जाए वेदरिंग से, तो उस डेसिकेशन को भी ये ब्लॉक करता Minimize है। करता है. It consists of fibrous polysaccharides, carbohydrates called cellulose। तो ये सेल्यूलोस के बने हैं, ये वही सेल्यूलोस है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आपने पढ़ा है कि प्लांट प्रोडक्ट्स में, सैलेड्स में सेल्यूलोज होता है जो अब हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अब हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो वही सेल्यूलोस के बने हैं ये जो रेड वॉल है, ये सेल्यूलोस की ही बनी है। तो अगर हम इसे समराइज करें तो रिजिड, नॉन लिविंग, फ्रीली परमिएबल एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। राइट एवरीवन और नॉट? Yes, क्लियर ma'am. ना? नोट कर लिए ये, जॉट नोटबुक में। आगे चले। ओके।
अब इसके अंदर होते हैं और फाइनर पार्टिकल्स जिन्हें हम माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं, which are cemented together by a mixture of polysaccharides। तो ऐसे है, इसका मतलब ये एक है माइक्रोफिब्रिल, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, और इनके बीच में शुगर्स का एक सीमेंट लगा हुआ है जिन्होंने इन्हें होल्ड टुगेदर किया हुआ है। आई बात समझ में बच्चे की नहीं आई? आई। Each microfibril consists of numerous cellulose molecules bound together by pectins and hemicellulose। अभी इस चीज को आप रहने दे सकते हो क्योंकि ये बहुत डीपर चीज हो गई कि ये आगे जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं वो किन चीजों से बने हैं। तो हम अभी के लिए ये याद रखेंगे कि हमारा जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना है और वो फाइबर्स हैं बहुत थिन से जो कि शुगर से आपस में जुड़े हुए हैं। कितना बात याद रहेगी? तो सेल्यूलोज के फाइबर्स पतले पतले जो कि शुगर्स ने जोड़कर साथ में रखे हुए हैं। ठीक है, इतना पिक्चर क्लियर हुआ? अब यस देखो सेल वॉल की अगर आप इमेज को देखो ना ध्यान से, तो सेल वॉल में पहली होती है एक प्राइमरी सेल वॉल जो कि बहुत थिन, फ्लेक्सिबल और एक ऐसी लेयर होती है जो सेल के अंदर से ग्रो कर रही है। मतलब सेल ग्रो कर रहा है तो सेल के अंदर से ग्रो करके आ रही है। सेकेंडरी सेल वॉल एक थिक लेयर होती है जो कि इनसाइड बनती है प्राइमरी सेल वॉल के। व्हेन द सेल इज फुली ग्रोन, जब सेल पूरा ग्रो हो जाता है तो उसके अंदर एक लेयर, अपनी एक और थिकर लेयर बनती है। दिस लेयर इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा होता है बेटा मिडल लेमेला। देखें यहाँ पर ध्यान से, इस पिक्चर को समझते हैं। देखो, तो ये है आपका मिडल लमेला। मैं इसे एक बार ऐसे बनाकर दिखाती हूँ। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। इस तरीके से समझो बच्चे। यहाँ पर बीच में एग्जिस्ट कर रही है एक लेयर ऑफ मिडल लेमेला। ठीक है, इनमें विंडोज भी होती हैं, अभी इसकी बात करेंगे। तो ये मिडल लेमेला हो गया। अब इसके बीच में आती है प्राइमरी सेल वॉल, तो उसे उसे ड्रॉ करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल को किसी और कलर से ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा, तो ये आ गई बेटा प्राइमरी सेल वॉल। ये आ गई प्राइमरी सेल वॉल। दो सेल्स का काम बना रही हूँ ना, इसीलिए। हम लाइक दो सेल्स के बीच में इतना डिफरेंस होता है ऑफ सेल वॉल? नहीं, अभी मैं ये सिर्फ आपको मेमोरी में बाउंड कराने के लिए ला रही हूँ। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, ध्यान से अभी रुको और सुनो। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, मैंने ये क्या बना दिया? दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर अंदर ही अंदर बन रही होती है सेकेंडरी सेल वॉल, जो वो खुद ही जेनरेट कर रहा होता है अंदर की तरफ को। और उसके अंदर आती है आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अब ये एग्जिस्ट कब कर रही है? जब सेल फुली ग्रोन हो जाएगा, जब पूरा ग्रो हो जाएगा सेल, तो बीच में आपको एक सेकेंडरी सेल वॉल मिलेगी। जब तक सेल ग्रो कर रहा है तब तक वो नहीं दिखेगी यहाँ पर। तो इतनी सारी लेयर्स नहीं है बेटा। ये मैंने ये दोनों सेल समझ लिए कि ये मेच्योर है। ये एक्चुअली क्या है? ये मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेल वॉल्स हैं। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके लिए। तो एक्चुअली ये एक ही चीज दिख रही है आपको, एक ही शीट दिख रही है, लेकिन उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू इस तरीके से है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। और ये मिडिल लेमेला क्या करती है? इनके बीच में ना ऐसे विंडोज होती हैं, यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल को कोई सामान एक्सचेंज करना है उसके लिए। मैम, हाँ जी बेटा। तो अभी के लिए अगर आप इसे सिंपल तरीके से समझो तो आप ये समझ सकते हो कि मिडिल लेमेला क्या करेगा? वो दो सेल्स के बीच की लेयर होगी और फिर आएंगी सेल वॉल। सेल वॉल का अभी बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर मत पढ़ो। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखें अभी इसे।
इसे पढ़कर समझे एक बार, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल से भी समझ में आएगा और डिटेल में। विंडोज को ना प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, अभी अभी आता है तो आगे बात करते हैं। सेल वॉल मेक्स द प्लांट सेल टर्जिड, वो टर्जिड बना देता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे ऐसे पुश करो तो वो कंप्रेस हो जाएगा। टर्जिड मींस पुशिंग आउटवर्ड्स, उसका स्ट्रक्चर बाहर की तरफ पुशिंग रहेगा। व्हेन द वाटर एंटर्स द वैक्यूल थ्रू ऑस्मोसिस, द प्लांट सेल एक्सपैंड्स। The cell wall provides strength to the cell by providing turgidity to resist this expansion. अब जैसे ही उसके जो एक वैक्यूल है, आपको पता है ये बात मैंने बताई थी कि प्लांट सेल में पहले वैक्यूल छोटा सा होता है, जैसे जैसे वो प्लांट सेल बड़ा होता जाता है उसके अंदर की वैक्यूल ग्रो करती जाती है और न्यूक्लियस साइड में जाता जाता है ना। तो बेबी प्लांट सेल के तो सेंट्रल ही होता है न्यूक्लियस लोकेटेड, लेकिन फिर उसे वैक्यूल जो है वो बाहर साइड लाइन कर देता है और खुद पूरे सेल में मैक्सिमम वॉल्यूम ले लेता है। तो ये कैसे मोटा हो रहा है, ये हो रहा है वाटर का वॉल्यूम अंदर लेकर वैक्यूम, और इसकी अब ये एक्सपैंड हो होकर ब्लास्ट नहीं हो जाए, उसके लिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक थिक वॉल, सेल वॉल। आई बच्चे बात समझ में? और वो इस एक्सपेंशन को ब्लॉक करती है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रख दो तो प्लांट सेल स्वेल अप हो के बर्स्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे देन? मैम एनिमल प्लाज्मोलाइज्ड। सेल। प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, मैम एनिमल या सेल फिर बर्स्ट हो सकता है। या फिर हम इसे हीमोलाइज्ड कहेंगे। मैम एनिमल सेल, आपने प्लांट सेल मैम बोला। एनिमल हाँ सेल। अच्छा, माय बैड। हाँ, एनिमल सेल जो है वो बर्स्ट ओपन हो जाएगा और हम उसे हीमोलाइज्ड सेल कहेंगे, और प्लांट सेल जो है वो कभी भी बर्स्ट ओपन नहीं होगा। बिकॉज उसके साइड में सेल वॉल है। एब्सोल्युटली अंडरस्टूड। तो उसको कौन बना रहा है प्रोटेक्टिव? उसे Cell- सेल वॉल बना रहा cell है, wall। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेल वॉल प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन जाइलम। यस मैम। तो अभी बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं कि क्या है जाइलम में जो और उसे एडिशनल स्ट्रेंथ दे रहा है, कोलन काइमा क्या है, ये सब जब टिश्यूज पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि कोलन काइमा किस स्ट्रेचेबिलिटी या किस फंक्शन के लिए यूज होता है। अभी उसको छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ हम ये समझते हैं कि सेल्यूलोज क्या करता है, वो मैकेनिकल सपोर्ट बढ़ा देता है। तो सेल्यूलोज सेल वॉल में है, इसीलिए सेल वॉल मैकेनिकल सपोर्ट बढ़ा रही है प्लांट की, ठीक है। जब टिश्यू करेंगे तो कोलन काइमा क्या होता है वहां पर समझेंगे। नाउ सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल टू सॉल्वेंट्स एंड मटेरियल्स इन सॉल्यूशन। इसीलिए हम बार बार ये बात कह रहे थे कि कौन रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेल का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा क्योंकि मेम्ब्रेन। ये तो सिर्फ एक सीव है जिसके अंदर से कोई भी चीज चली जाए, पास हो जाए। इसके अंदर कोई रेगुलेशन मैकेनिज्म नहीं है कि ये किसी चीज का रास्ता ब्लॉक कर सकता है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। Next one, cell walls consist of narrow pores called known as pits. सेल वॉल के बीच में छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिन्हें हम पिट्स कहते हैं, जो कि विच आर वेरी फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि एक्चुअली जहां से बहुत एक फाइन चैनल ऑफ साइटोप्लाज्म निकलता है जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। मतलब विंडो समझ लो, एक सेल से दूसरे सेल के बीच की विंडो है, छोटा सा होल, जो वो छोटे छोटे पिट्स हैं उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है बच्चे। Yes, ma'am। अब देखें, these intercellular connection permit the exchange of substances between the living cell contents। तो जो सेल्स के बीच का सामान है वो इधर से उधर क्रॉस कराने में हेल्प करता है। आई इतनी बात समझ में कि नहीं आई बेटा? एक बार इन्हें पढ़ो जल्दी से इन सारे पॉइंट्स को। I'm done। पढ़ लिया बच्चे? है ना, सिंपल सी चीज थी। याद कैसे रखोगे अपने माइंड के अंदर? वैसे प्लाज्मोडेस्माटा सीबीएसई सिलेबस में पूछा नहीं जाता, पर जैसे रिया का स्कूल थोड़ा स्टैंडर्ड हाई सेट करता है तो पूछ भी सकते हैं। तो आपको अपने मन में क्या क्रिएट करना है, जैसे दो हाउसेस के ब्लॉक है, उनके बीच में उनके बीच में
एक लेयर समझ लो मिडिल लेमेला की, जिनके बीच में छोटे छोटे से होल्स हैं, जिसके बीच में से साइटोप्लाज्म के फाइन स्ट्रैंड्स पास कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्लियर नो? ओके। मैम ये हर सेल में होता है, प्लांट सेल्स में लाइक हर प्लांट सेल में होता है? लिविंग मैटर एक्सचेंज करना है ना, हाँ बेटा, ठीक है। Middle lamella is a pectin layer that cements the cell wall of two adjoining cells together. तो ये मिडिल लेमेला एक सीमेंटिंग का काम करता है, दो सेल्स को बीच में से जोड़ने के लिए, which gives stability to the plants and also permits the plants to form plasmodesmata between cells. तो प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्म करना है, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज डेवलप करना है एक सेल से दूसरे सेल में, तो उसके लिए मिडिल लेमेला इज एक्टिंग लाइक अ सीमेंट इन द मिडिल. दिस लेयर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स. छोड़ दो इसको, ये किससे बनी है अभी आपके लिए नहीं है. दिस इज द फर्स्ट लेयर दैट इज फॉर्म्ड एंड इज डिपॉजिटेड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. अभी साइटोकाइनेसिस तब समझ में आएगा जब मैं माइटोसिस और मेयोसिस पढ़ाऊंगी, तो अभी इस पॉइंट को भी अभी के लिए छोड़ सकते हो. आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? चलो, अब ये प्लाज्मोलाइसिस है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्लांट सेल प्लाज्मोलाइज हो जाता है और एनिमल सेल हीमोलाइज हो जाता है. हीमोसेल मतलब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मोटा होते होते फट जाता है, और प्लाज्मोलाइज मतलब वो मोटा Shrink होता है हो लेकिन वो फट नहीं पाता है ना. तो देखिए यहाँ पर ये हमारा साइटोप्लाज्म है पूरा, उसके साथ ये न्यूक्लियस है, और अब हमने इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रख दिया, तो नहीं, इसे हाइपरटोनिक में रखेंगे प्लाज्मोलाइज करने के लिए ना, तो हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, और क्या होगा, इसका सिर्फ साइटोप्लाज्म जो है उसके कॉर्नर से अलग हो जाएगा और अंदर को श्रिंक हो जाएगा इस तरीके से. तो आप इसे साइटोप्लाज्म भी कह सकते हो, या फिर पूरा लिविंग मैटर श्रिंक हो गया इसीलिए उसे प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हो. मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म क्या टर्म होती है, गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा लिविंग मैटर टुगेदर इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, साइटोप्लाज्म है, और वो छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, वो सब क्या है, टुगेदर इज प्रोटोप्लाज्म. तो ये प्रोटोप्लाज्म ही श्रिंक हो गया, और प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हुआ तो आपने इस सेल को क्या कहा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहा, है ना. आई ना बेटा बात समझ में? प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या है, जिसके अंदर जिसमें सेल श्रिंकेज होती है, और वो कब होगी, श्रिंकेज कब होगी, जब सेल एक हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक हाइपर हाइपोटोनिक में रखेंगे तो बेटा मोटा हो जाएगा, है ना. आई मेड अ हाइपरटोनिक. मिस्टेक इनिशियली. सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे. ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का डिफरेंस. सेल वॉल रिजिड होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेलिकेट. ये थिक होगी, ये थिन होती है. ये can it can be seen through light microscope, it can only be seen by इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बहुत पतली है ना, बहुत थिन है ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए. ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल की है, ये आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल की है. ठीक है. ये कंप्लीटली परमिएबल है जस्ट लाइक ओपन होल्स, और ये सेमी परमिएबल है, कुछ पार्ट्स को अंदर जाने देती है, कुछ को नहीं. ये सेल्यूलोज से बनी है, और ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी है. ठीक है. इन इन सेल्यूलोज के माइक्रोफाइबर्स को जोड़ने के लिए सीमेंट्स यूज हो रहे हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स, और यहाँ पे भी वो कुछ छोटे से वो हैं, पर इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हो. इट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव और डेड, ये डेड पार्ट है, और ये सेल का लिविंग पार्ट है. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई पूरी? बोलो रिया बच्चे. मैम आप एक बार दोबारा बता सकते हो लिपिड्स कैसे बनते हैं? लिपिड्स मैंने बताया नहीं था, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑयल्स होते हैं ना, जिनका हेड और टेल पार्ट होता है, ओके मैम. एंड वो मैम वाला. एक सेकंड मैम, ये क्या होता है? नहीं जाना है ना इतनी डिटेल में. ओके. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बता रही हूँ, सीबीएसई के हिसाब से पहले ही ज्यादा पढ़ रहे हो बेटा, और ज्यादा डिटेल में मत जाओ. ठीक है बच्चे, तो इनके मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, चेक योर प्रोग्रेस के आंसर्स आपको करने हैं अभी. मैम क्या आप थोड़ा लो एक कैन बार यू लो श्रिंक पहले. इट? हाँ 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 हाँ, ये लो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो.
चेक योर प्रोग्रेस 2 का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, या मैं आपको चैट में देती हूँ और मैम इसे मैम शेयर। दिस भी काउंटेड एज क्लास वर्क है ना? हाँ जी बच्चों, चलो जल्दी से करो इसे कंप्लीट, फिर मैं शुरू करूंगी हाँ, अभी न्यूक्लियस के करना है। साथ। हाँ ऑफ कोर्स अभी करना है। अब आंसर्स डिस्कस करते हैं, चलो। So a science student was viewing rose plant cell through an electron microscope, where he observed that there is a hard rigid wall and a very thin delicate wall in the cell enclosing the cytoplasm. How can we call that? How can we call that thin delicate wall? Okay, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। right. तो वो जो थिन Plasma है membrane. और डेलिकेट है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यस ठीक है ना मैम। बच्चे? यस मैम। ओके, तो पहले का करेक्ट आंसर क्या हो गया? इट इज प्लाज्मा सी, मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, सी। नेक्स्ट वन, गैसियस एक्सचेंज इन अमीबा टेक्स प्लेस थ्रू। अमीबा में गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा बेटा? डिफ्यूजन से होगा। सिंपल डिफ्यूजन तो होता है गैसेस का अमीबा में, ठीक है। नेक्स्ट, in dash permease assist a molecule to diffuse through the membrane that it cannot penetrate alone. मैम ए है क्या इसका? Yes बेटा, राइट। डिफ्यूजन के अंदर ही जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज करता है। देखो डिफ्यूज वर्ड यूज भी तो किया हुआ था। जो वैसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता उसे परमिएस डिफ्यूज करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। नेम द एनर्जी करंट, बताओ इससे सिंपल क्या होगा? ये तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट, फैगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग। फैगो, फैगो फूड, फूड। साइटोसिस, साइटोसिस मतलब साइटोसिस इज this द is this is a type of endocytosis, Endocytosis. endocytosis, phagocytosis और Thinking पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस। याद आ गया? yes ma'am. एंडोसाइटोसिस के टाइप्स, खाना खाया तो फैगो, पानी पिया तो पाइनोसाइटोसिस। याद आ गया ना? पानी पीना से याद किया था, फूड से फैगो याद किया था। तो Yes ma'am. फैगोसाइटोसिस क्या होता है? इट इज सेल ईटिंग। सो ए पार्ट, राइट एवरीवन। नेक्स्ट करें, Yes ma'am. पाइनोसाइटोसिस, ये तो पहले डिस्कस हो गया, फिर तो Drinking. ये सेल Drinking. ड्रिंकिंग है। पाइनो, पानी पीना है ना, तो पाइनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मीन सेल से Vomiting. बाहर जा रहा है सामान, Vomiting. तो Vomiting. सेल वॉमिटिंग। ये तो बड़े इजी थे लास्ट वाले, ये तो गलत बात हो गई, मैंने सोचा टाइम लगेगा। दिस सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट सेल्यूलोज फाइबर्स कॉल्ड माइक्रोफाइब्रिल्स। Microfibrils. माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अब लग रहा है कि प्रिपेयर हो रहे हो अच्छे से, Yes ma'am. है ना? चले अब आगे करते हैं। न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ द सेल। वाई ब्रेन? क्योंकि इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द कंप्लीट सेल, Coordinates. वो पूरे सेल को मैनेज करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड, वो भी डबल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड, सेंट्रली लोकेटेड, मोस्टली सेंट्रली लोकेटेड, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, बॉल जैसा स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना? याद है ना ये बात तो सबको? Fake one. प्रोकैरियोट्स में क्या याद होता है? कौन बताएगा? उसके लिए मैं क्लैपिंग करूंगी। क्या मैम? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस की जगह क्या प्रेजेंट होता है? कौन बताएगा? Nucleoid. Nucleoid. न्यूक्लियोइड, लवली, वेरी गुड सानी, यस। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड, Nucleoid. न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, देर आर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फॉर्मिंग अ न्यूक्लियर एनवलप। तो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं न्यूक्लियस की जो कि एक न्यूक्लियर एनवलप बनाती हैं। तो देखो ध्यान से इस डायग्राम में क्या आपको दिख रहा है? एक हो गई बच्चे ये इनर लाइन Hmm. और एक हो गई आउटर लाइन। Yes So it's ma'am. like very thin two lines running together, making one nuclear envelope.
आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? और ये जो छोटे छोटे इन्होंने बम्प्स दिखाए हैं, ये क्या है? ये एक्चुअली होल्स हैं। Holes. ये एक्चुअली होल्स हैं। देखो पूरी बॉल दिख रही है और पूरी बॉल्स में होल्स हैं। Holes. होल्स किस लिए? यहाँ से राइबोसोम्स ने बाहर आना Ribosome. है ना? चले Yes. अभी और समझे अभी इसे। वापस टॉपिक पर चलते हैं। कहाँ पर? राइट। ओके। तो अब there is a space between two nuclear membranes which is connected to a system of membranes known as endoplasmic Plasmic reticulum. reticulum. अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, ये कनेक्टेड होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मतलब ये न्यूक्लियस और यहां से कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक चैनल। इस तरीके का डायग्राम, Yes. ठीक है? The nuclear envelope makes the nucleus distinct from the cytoplasm. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही न्यूक्लियस के सामान को पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरने से रोक रही है, तो साइटोप्लाज्म से अलग किया हुआ है। It also contains many pores like nucleopores, छोटे छोटे होल्स हैं, and consist of liquid ground substance called nucleoplasm. जैसे किया था सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है? Nuclear pores permits the transfer of substances between the nucleoplasm and the cytoplasm. तो न्यूक्लियोपोर्स जो होल्स हैं, वही न्यूक्लियस के सामान और साइटोप्लाज्म में, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के सामान और साइटोप्लाज्म के सामान में एक्सचेंज के लिए विंडो है कि नहीं? एक Yes. बॉल है, उसमें होल है, तो बाहर साइटोप्लाज्म है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। इन दोनों में मटेरियल का एक्सचेंज कहाँ से होगा? उन्हीं होल से होगा, न्यूक्लियर पोर से होगा। ठीक है? आ गई ये बात समझ में? Yes. ma'am. ओके। तो द न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन मटेरियल। तो अब मैंने आपको कहा था ये है आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक जेली लाइक ग्राउंडेड सब्सटेंस, नो, जैसा बहुत फाइन पार्टिकल्स, जेली लाइक। Matrix. सुनो सुनो सुनो, अभी सुनो। और अभी इसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है? और इसमें प्रेजेंट है एक डेंस न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले अंदर हमने एक न्यूक्लियोप्लाज्म देखा जिसमें कुछ थ्रेड लाइक मटेरियल था, जिसे क्रोमैटिन मटेरियल कहा गया, जो बाद में क्रोमोसोम बनेंगे, और साथ में है न्यूक्लियोलस। आ रही है बच्चे बात समझ में? Yes. न्यूक्लियोलस इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इट इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। न्यूक्लियोलस में देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ है आरएनए और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ है डीएनए, क्योंकि क्रोमोसोम में डीएनए होता है और न्यूक्लियोलस में आरएनए। तो इसमें प्रोटीन्स और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं बेटा? राइबोसोम्स बनाते हैं। Ribosome. ठीक है? एंड दस एक्ट्स एज अ साइट फॉर राइबोसोम प्रोडक्शन। आपको पता है ये ना एक विशियस सर्कल है, समझाऊं कैसे? न्यूक्लियोलस में प्रोटीन है और आरएनए है, वो बना रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम जाता है न्यूक्लियोपोर से बाहर, यहाँ से बाहर निकल आया वो, यहाँ से बाहर निकल आए न्यूक्लियोपोर्स, और बाहर आकर वो सेल में बनाएंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन और आरएनए राइबोसोम बना रहे हैं, राइबोसोम बाहर आकर प्रोटीन्स बना रहे हैं। मैम वो सेल से बाहर आकर प्रोटीन कैसे सेल बना- से बाहर नहीं, न्यूक्लियस से बाहर। न्यूक्लियस के होल्स हैं ये, न्यूक्लियस के होल्स हैं। तो अंदर बने राइबोसोम, बाहर आ गए
और बाहर आकर उन्होंने क्या काम करवाया? प्रोटीन बनाया। उन्होंने प्रोटीन्स बनवाए। और वो बनकर कहाँ से आए हैं? प्रोटीन और आरएनए से। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? वो जिस चीज से बन के आए उन्होंने वही चीज बना दी फिर से। राइट। और राइबोसोम का काम ही क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में आकर। तो बने वो अंदर और बाहर आकर वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। अंदर वो किससे बने? प्रोटीन और आरएनए से। प्रोटीन और आरएनए से न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं, न्यूक्लियस के होल से बाहर आते हैं और साइटोप्लाज्म में आकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? बट इज माइंड में पिक्चर सिंथेसिस, क्रिएट हो पा रही है? मैम सिंथेसिस क्या होता है? बनाना, फोटोसिंथेसिस, खाना लाइट की हेल्प से बनाना। ठीक है। क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? थिन थ्रेड लाइक इंटैंगल्ड मास है, मतलब उलझा हुआ है सब, ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं क्या उलझ सा गया है। तो इंटैंगल्ड मास है क्रोमोसोम का, जो कि किससे बना है? डीएनए और प्रोटीन से। तो आपने एक चीज नोटिस की, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसके अंदर न्यूक्लियोलस, उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल किससे बना? डीएनए और प्रोटीन से। और यह क्या किससे बना? आरएनए और प्रोटीन से। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? यस। और हमने क्या कहा था? किस प्रोटीन से? हिस्टोन प्रोटीन से, हिस्टोन से बना। ठीक है। द क्रोमैटिन इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग सबयूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। और अब बस ये थोड़ा ज्यादा हो गया आपके लिए कि न्यूक्लियोसोम्स क्या होता है। आप बस ये समझो डीएनए से, न्यूक्लियोसोम अभी मत पढ़ो। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोसोम पैटर्न है जो कि फर्दर डीएनए से बने हैं। तो जो फर्दर प्रोटीन से बने हैं, तो छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, न्यूक्लियोसोम्स ये छोड़ दो। डीएनए इज कंसिडर्ड एज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, क्योंकि यही वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि सेल कैसे फंक्शन करेगा, ग्रो करेगा, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ रिप्रोड्यूस करेगा, ये सारे फंक्शंस डीएनए ही डिसाइड करता है। ठीक है। जीन्स आर द डिस्क्रीट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन्स क्या है? छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स हैं जीन्स। अब ये कौन से टाइप के होते हैं उसे छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस्ड। मैंने बताया था ना, ये अगर क्रोमैटिन है तो ये कंडेंस हो गया। कंडेंस हो गया मतलब मोटा भी हो गया और छोटा भी हो गया। तो ये पतला वाला लंबा वाला इज क्रोमैटिन एंड मोटा वाला छोटा वाला इज क्रोमोसोम। तो वो क्रोमोसोम। कंडेंस हो गया, लेंथ में कम लेकिन थिकन अप हो गया इन टू और मोर थिक रिबन लाइक क्रोमोसोम्स। दो या दो से ज्यादा थिक क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया। आ गई बात समझ में सबको कि नहीं आई? हाँ, तो यस। हमारे इजी बॉडी है में ना? कितना क्रोमेटिन होता है? हर सेल के पास अपना क्रोमैटिन होता है। तो हर इतना सेल सारे के पास। सेल्स है मैम, हाँ, इतने सारे सेल्स है बॉडी में? मिलियन ऑफ सेल से बने हैं हम बेटा। तो ठीक मैम है। मिलियंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल है। हाँ राइट। अब हर लेकिन न्यूक्लियस और डीएनए है। न्यूक्लियोलस में, हाँ न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में डिफरेंशिएट करते हैं। न्यूक्लियस एक लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो सेल में प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस एक वेरी स्मॉल सा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंड्री है। ये डबल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप बना है, इसकी तो कोई बाउंड्री नहीं है, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर कोई क्रोमोसोम्स नहीं होते, बट इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन वन क्रोमोसोम। हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम्म, आपको कंटेन्स की लाइनें लिखनी है ना, तो हम इसे ऐसे कर देते हैं। इसे छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ये समझाना अभी आप लोगों को मुश्किल है। अभी के लिए सिर्फ ये रिच इन ये डीएनए एंड प्रोटीन से बने हैं एंड इज रिच इन डीएनए। और ये आरएनए और प्रोटीन से बना है, ये इट इज रिच इन आरएनए। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म तो याद है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हाँ। और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये देखो बेटा, अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, समझते राइबोन्यूक्लिक हैं। एसिड।
स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स कैसे? Chromosomes are thread-like structures generally located in the nucleus and can be seen only at the time of cell division. क्रोमोसोम सिर्फ तब दिखेंगे जब सेल ने डिवीजन करना होगा, कौन सा, माइटोसिस या मियोसिस। अब ये भी क्या है, इस पे अभी बात करते हैं। क्रोमोसोम दिखने से पहले क्या दिखता है? क्रोमैटिन दिखता है। पूरी सेल की लाइफ में डिवीजन से पहले जब तक उसने डिवाइड करना शुरू नहीं करना, जब तक वो प्रिपरेशन टू डिवाइड नहीं शुरू करता, तब तक क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे। ठीक है। क्रोमोसोम पोजेस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, जिसपे हेरिडिटरी यूनिट्स हैं जिसे हम जीन्स कहते हैं। तो अब इसके ऊपर है क्या क्या? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स। ठीक है, ये एसिडिक प्रोटीन्स भी छोड़ दो। देखिए अभी इसका स्ट्रक्चर समझे, देखिए ये है हमारा क्रोमोसोम, ये हमारा क्रोमोसोम है बेटा, और ये किससे बना है? ये ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड से बना है, यहाँ से निकलकर। ये पता है क्या है, अगर आपको समझना है ना तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक स्वेटर में से धागे निकल रहे होते हैं जब हम उन्हें, एक धागा से पूरा स्वेटर डिसअसेंबल हो जाता तो है। जो आप वो वूल का एक स्ट्रैंड खींच के निकाल रहे हो स्वेटर से, जब हम स्वेटर को उधेड़ते हैं, कभी सुना है ये वर्ड किसी ने? यस मैम। कि कभी मम्मी स्वेटर बनाती हैं, कभी उन्हें उधेड़ देती हैं। तो जो वो एक धागा बाहर आ रहा है वो एक डीएनए है, और इस डीएनए के ऊपर छोटे छोटे बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जीन्स के। तो ATGC, जिसका नाम अभी मत करो तो अच्छा है, थायमीन, ग्वानिन, मत करो अभी, हो सकता है इस बुक में तो दिया हो पर मैं नहीं कराऊंगी। देखिए बता ही नहीं रखा है तो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। बस ये ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स, और जहां से वो जुड़ा हुआ होता है ये इस तरीके से, इस टॉन्ग। पोर्शन को कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है बच्चे। और आप सेंट्रोमियर की पोजीशन चेंज होती रहती है, कभी तो ये देखो थोड़ा फर्स्ट हाफ में मैम व्हाट इज है दिस? ना, कभी ये ऐसे भी हो सकता है सेंट्रली लोकेटेड, और कभी ये ऐसे भी हो सकता है। मैम, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू चेंज पोजीशन? ये इटसेल्फ डजंट चेंज पोजीशन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ओह। मैम ये क्रोमोसोम्स बनाए थे आपने? हाँ ये क्रोमोसोम बनाए थे मैंने। तो सेंट्रोमियर क्या है? वो पॉइंट है जहां से वो दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बच्चे। यस मैम। राइट, इसको छोड़ दो, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। व्हाट आर टेलोमेयर्स छोड़ दो। चलो, अब क्रोमैटिड क्या है, क्रोमैटिड्स क्या है? क्रोमैटिड्स अभी तक क्या क्या वर्ड पढ़ा था? क्रोमैटिन पढ़ा क्रोमोसोम्स, था, क्रोमैटिन। क्रोमोसोम सुना, सेंट्रोम क्रोमैटिन पढ़ा था, उससे बना क्रोमोसोम पढ़ा था। देन अब ये एक सेंट्रोम। नया नाम आ गया क्रोमैटिड। अब ये क्या है? बिफोर सेल डिवीजन द सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम, खुद को डुप्लीकेट करता है। दिस मींस ईच डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोसोम गेट्स डुप्लीकेटेड एंड देन गेट्स एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, और डुप्लीकेट करके खुद को कुछ एक प्रोटीन्स बना देते हैं। These two copy of chromosomes remain attached to their centromere so that they are called sister chromatids. जहां से वो सेंट्रोमियर से दोनों अटैच हो जाएंगे वो दो क्रोमैटिड्स हो जाएंगे। Both the chromatids of chromosome are exact copies of each other with identical genes. सेम होते हैं वो, आइडेंटिकल जीन्स होती हैं उनमें। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हो गया, मुझे ये तब समझाना है जब मैं आपको सेल डिवीजन समझाऊंगी। ठीक है। तो इस चीज को तब थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हमें सेल डिवीजन पढ़ना है। ठीक है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स के बीच का डिफरेंशिएट मैं आपको समझा चुकी हूँ। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स इंपॉर्टेंट है समझने सेल डिवीजन से पहले, और इसके बाद ही हम समझ सकते हैं माइटोसिस और मेयोसिस। चेक प्रोग्रेस 3। ये तो समझाई स्कूल में। चलो, ये आपको सेल प्रोग्रेस 3 देने के लिए मुझे सबसे पहले तो आपको डिप्लॉइड और हैप्लॉइड समझाना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही एक बार जल्दी से समझा देती हूँ। डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? जिनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं।
और हेप्लॉइड कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ एन होते हैं। मतलब क्या है कहने का? आपकी बॉडी में दो तरीके के सेल्स है बेटा, वन आर गेमीट्स एंड अदर आर सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? मेरी आई का सेल, मेरी बॉडी का लिवर का सेल, मेरी एपिथेलियल सेल, ब्लड सेल, सारे सोमैटिक सेल्स हैं। गेमीट्स कौन से हैं? सिर्फ मेरी बॉडी के, क्योंकि मैं एक फीमेल हूं, मेरी बॉडी का ओवा और एक मेल बॉडी का स्पर्म, वो है सिर्फ गेमीट्स। अब सोमैटिक सेल में हमेशा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कितने हुए? 46 46 क्रोमोसोम्स। The number of required chromosomes to form for a zygote. सुनो 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 सुनो, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमारी बॉडी ने जो सेल डिवीजन स्टार्ट करना है ना, मतलब हमारी बॉडी ने लाइफ जहां से स्टार्ट करनी है, वो 46 क्रोमोसोम से करनी है ना। 46 क्रोमोसोम से हमारी बॉडी के अंदर एक लाइफ, एक सेल लाइफ लेना शुरू कर सकता है। अब वो 46 क्रोमोसोम, अगर मैं कहूं ये सोमैटिक सेल की तरह गेमीट भी 23 पेयर और 23 पेयर का, मतलब 46 और 46 का होता, और जब ये फ्यूज हो जाते, तो यहाँ तो नंबर ही बदल गया बेटा, मैथ्स ही खराब हो गई सारी। इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है, गेमीट्स को 23 पेयर क्रोमोसोम्स देती ही नहीं है, उन्हें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स देती है ईच। तो एक स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम है और एक ओवम में भी 23 क्रोमोसोम है। जैसे ही स्पर्म और ओवा फ्यूज इन हो जाएंगे और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये उसका Zygote will न्यूक्लियस be है। of 46 chromosomes तो then. अब जो बनेगा वो 46 क्रोमोसोम का बनेगा, जो कि एग्जैक्टली नंबर लाइफ के स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ये पढ़ा था ना, जिसमें से दो सेक्स तो इसका क्रोमोसोम होते हैं। मतलब क्या है? चुप करके सुनो। इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी का हर सेल, मिलियन सेल्स में से मेरी बॉडी का हर सेल जो है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का है, और मेरी बॉडी में सिर्फ एक महीने में पर ओवरी एक सेल बनता है जिसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर नहीं होते। हमारी दो ओवरीज होती हैं फीमेल्स में, और दोनों ओवरीज में एक एक ओवा मेच्योर होता है, सिर्फ एक एक ओवा, और वो दोनों सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स के होते हैं, मतलब वो एन फॉर्मूला के होते हैं, और बाकी मेरी बॉडी के सारे सेल्स जो है वो 2n फॉर्मूला के हैं। आई बात समझ में? तो सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड हुए और गेमीट्स हेप्लॉयड हुए। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है यस, ना? चलो, आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे और कोशिश करते हैं। नहीं, मुझे आप लोगों को इसका वो देना है ना, चेक योर प्रोग्रेस। तो मैं मैम आप मैं स्क्रीनशॉट ले लिया था। अच्छा, मैंने भी ले लिया, और मैं इसे वैसे पोस्ट भी कर देती हूँ टू एवरीवन। और आपको ये क्वेश्चंस आप एज योर होमवर्क फिनिश करने। सानवी बेटा, जो भी हम ये कर रहे हैं ना, चेक योर प्रोग्रेस, ये यस, आपको ग्रुप में शेयर करना है बेटा। यस मैम। ठीक है?